हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट सीरीज 2 के सोल्यूशन को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट 1 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में डीईएफ क्रमशः एबी बीसी और एसी के मध्य बिंदु है तो चतुर्भुज बीईएफडी कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होती है वो आपस में तीनों बराबर होती है, यानी कि ए बी और सी। ए बी बराबर है, बी सी बराबर है और ए सी बराबर है। ये तीन आपस में बराबर है, जिसमें कि बोल रहा है कि डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो मान लेते हैं कि ए बी का जो मध्य बिंदु है वह डी है और बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, ई है, और ए सी का मध्य बिंदु कौन सा है, यह एफ है। तो इन सबको मिलाने पर मध्य बिंदु को ये एक तो त्रिभुज बन गया, और जिसमें बोला है कि बी ई एफ डी क्या है, यानी कि बी ई एफ डी यानी कि ये भुजा, मतलब कि ये जो निर्मित चित्र निर्मित है यह कैसा है। तो दोस्तों, यह जो निर्मित चित्र है, कि मध्य बिंदु से जो मिलने वाला निर्मित चित्र है वह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी कि बी ई एफ और डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात जो है वो 3:5:9:13 है तो सबसे बड़ा कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, यानी कि कोणों का अनुपात जो दिया है वह दिया है 3:5:9:13। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज का चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है, यानी कि इसका मान जो हो जाएगा वह 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अनुपात में कितना है कोणों का योग, 5 और 3 8, 8 9 17, 17 और 13 30, यानी कि 30 बराबर में दिया है 360 डिग्री। यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 डिग्री, जिसमें कि बोला है कि सबसे बड़ा कोण कितना है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, अनुपात में 13 है। तो यहाँ से 13 बराबर में हो जाएगा 12 गुने में 13, यानी कि 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 2 15, यानी कि सबसे बड़ा कोण जो आ गया हमारा वह 156 डिग्री आ गया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो ज़्यादा से भी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मान लें कि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 55,127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है। तो प्रत्येक स्थिति में वह शेषफल क्या है। तो दोस्तों, यहाँ से पूछा है कि वो सबसे बड़ी संख्या, इनको बड़ी संख्या निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब भी प्रश्न में अगर बोल दे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो एचसीएफ निकाल देंगे, और बोल देगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो उसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि 55, 127 और 175 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे बी माइनस ए, फिर सी माइनस बी और फिर सी माइनस ए, यानी कि 127 माइनस 55 कोमा में हो जाएगा 175 माइनस का 127 और कोमा में हो जाएगा 175 माइनस का 55। ठीक है, और जो इन संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा उसी एचसीएफ से इन सभी संख्याओं में भाग दे देंगे, और जितना भाग देने पर शेषफल समान आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इनका कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर में हो जाएगा 127 में से 55 जाएगा, ये हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा 175 में से 127 जाएगा, ये हो जाएगा 48,
और ये हो जाएगा 120, यानी कि यहाँ से हमारा HCF कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा HCF आ जाएगा 24, यानी कि जब HCF 24 आ गया तो 24 को 55, 127 और 175 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 24 से 55 को भाग देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि हमारा आ जाएगा 7 शेषफल आ जाएगा। फिर दूसरा चेक कर लेते हैं, यानी कि 127 को अगर हम 24 से भाग देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, ये 24 पाँचे 120, यानी कि इसका भी जो शेषफल आ रहा है वो 7 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों अगला भी जो आएगा तो उसका भी शेषफल 7 आएगा, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में इसका शेषफल जो आ जाएगा वो हमारा 7 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर में 1 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3 गुने में 13 के पावर 4 और b बराबर में दिया है 2 के पावर 4 गुने 11 के पावर 4 और गुने 13 के पावर 5 और c का मान दिया है 2 के पावर 4 गुने 11 के पावर 5 गुने 13 के पावर 3 और d का मान दिया है 2 के पावर 3 गुने 11 के पावर 4 और गुने 13 के पावर 4 है। तो संख्या ए बी सी एवं डी का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी कि एलसीएम कितना होगा। यहाँ से दिया है ए का मान दिया है 2 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3 और गुने में दिया है 13 के पावर 4 और बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 2 के पावर 4 इंटू में 11 के पावर 4 और इंटू में हो जाएगा 13 के पावर 4 और सी का दिया है 2 के पावर 4 इंटू में 11 के पावर 4 और इंटू में हो जाएगा 13 के पावर 3 और डी का मान दिया है 2 के पावर 3 गुने 11 के पावर 4 और गुने 13 के पावर 4। तो इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इनकी एलसीएम जो आ जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वहीं इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 2 का अगर देखें तो 2 का पावर कितना है, सबसे अधिक 5 है, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 5 और गुने में हो जाएगा 11 के में देखते हैं तो 11 में कितना है, सबसे अधिक पावर 5 का है, यानी कि 11 के पावर 5 और गुने में हो जाएगा 13 का पावर सबसे अधिक कितना है, 5 है, यानी कि 13 के पावर 5 हो जाएगा। तो यही हमारा जो आ जाएगा यह एलसीएम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि 2 गुने 11 गुने 13 के पावर 5 है। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5, 11 के पावर 5 और 13 के पावर 5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 42 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। वहीं दूसरा छात्र जो है वो 50% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक हासिल हुआ है। तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है, यानी कि पासिंग मार्क्स जो है उसका प्रतिशत में कितना है। यहाँ से दिया है कि पहले छात्र जो है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 42 अंकों से फेल हो जाता है। तो दोस्तों इसको 42 अंक देकर इसको पास करा लेते हैं, यानी कि 30% पाता है और 42 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अगर उसको 42 अंक मिला होता तो वो पास हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जो है वो 50% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम अंकों से वो 42 अंक अधिक हासिल करता है। तो इसको -42 करके इसको भी पास करा लेते हैं कि दोनों पास पास बराबर हो जाएगा। यहाँ से प्रतिशत को एक तरफ लेकर जाएंगे और अंक को एक तरफ लेकर आएंगे। यहाँ से हो जाएगा 42 और प्लस का हो जाएगा 42 और बराबर में हो जाएगा 50% और माइनस का हो जाएगा 30%। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि ये हो जाएगा 42 दूनी 84 और बराबर में आ जाएगा यहाँ से 20%। यहाँ से 1% बराबर में हो जाएगा 84/20। ठीक है, यहाँ से परीक्षा का टोटल पूर्णांक निकाल देते हैं। तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक जो होता है वह 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ से 100% बराबर में निकाल लेंगे। 100% बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 84/20 और गुने में 100, यानी कि ये कट जाएगा 5 बार में। यहाँ से हमारा परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया, परीक्षा का पूर्णांक जो हमारा आ गया
ये आ जाएगा हमारा 420। पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स है पूर्णांक का 30% और प्लस का 42, यानी कि पासिंग मार्क्स जो है, पासिंग मार्क्स बराबर में हो जाएगा 420 का 30% और प्लस का 42। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 126 और प्लस का 42, यानी कि यहाँ से पासिंग मार्क्स हमारा आ जाएगा 168। पासिंग प्रतिशत पूछा है, यहाँ से पासिंग प्रतिशत बराबर में हो जाएगा दोस्तों, हम निकालते हैं जितना हमारा मार्क्स आ जाए उतना ऊपर लिखते हैं, और जितना परीक्षा का पूर्णांक होता है, इनकी जितना परीक्षा का टोटल मार्क्स होता है उससे हम भाग देते हैं और गुने में 100 कर देते हैं, तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाता है। यहाँ से हम वैसे ही करेंगे, इनकी 168 और बट्टे में टोटल पूर्णांक कितना है 420 का है और गुने में हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और ये 4 बार में यानी कि 42 चौके 168, यानी कि पासिंग मार्क्स जो हमारा यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा 40%, यानी कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत जो है वह 40% है, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर में 2:3 और 5b बराबर में 4c और 2c बराबर में 5d है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है a अनुपात b बराबर में दिया है 2:3, यानी कि a बटे में b का मान दिया है वो 2/3। आगे दिया है 5b बराबर में 4c, यहाँ से b बटे में c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, और फिर 2c बराबर में दिया है 5d, यानी कि c बटे में d का मान हो जाएगा यहाँ से 5/2। यहाँ से b का मान कितना है, यहाँ से b का मान है 3 और यहाँ पर है b का मान 4, तो b का मान इक्वल करेंगे, यानी कि ऊपर अगर इसको 4 से गुना करते हैं और नीचे भी 4 से, और इसमें ऊपर नीचे 3 से गुना करते हैं, तो b का मान हो जाएगा 4×3 12। देखिए c का मान कितना है, यहाँ से 5×3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 5 है, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि a का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 और b का मान आ जाएगा 12 और c का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 15 और d का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 6, यानी कि पूछा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, तो यहाँ से निकाल लेते हैं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो जाएगा 8:12:15:6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो समतुल्य जार स्प्रिट और जल के विलयन यानी कि सॉल्यूशन से भरे हैं। पहले जार में स्प्रिट एवं जल का अनुपात 5:7 है और दूसरे जार में उनका अनुपात जो है वो 7:13 है। फिर उन दोनों जार की सामग्री एक कंटेनर में खाली की जाती है, तो बताए कि उस कंटेनर में स्प्रिट एवं जल का अनुपात कितना है। क्योंकि पहले जार में स्प्रिट और वाटर का रेशियो जो है वह 5:7 है, और दूसरे में कितना है, दूसरे जाल में स्प्रिट और वाटर का रेशियो है 7:13 है, और बोल रहा है कि दो समतुल्य यानी कि दोनों जो जार है वो आपस में बराबर हैं। इसमें कितना है मात्रा, इसमें है 7×5 12 और इसमें है 13×7 20, यानी कि इन दोनों की मात्रा जो है वो 12 और 20 है। तो समतुल्य बोला है, तो समतुल्य इसको करेंगे कि बराबर करेंगे दोनों जार को, तो ऊपर में गुना करेंगे 5 से और नीचे में गुना करेंगे 3 से, ये हो जाएगा। अनुपात में भी गुना हो जाएगा, यानी कि स्प्रिट और वाटर का रेशियो जगह पहले जार में 5×25 और अनुपात में 7×5=35, और दूसरे जार में कितना हो जाएगा 7×21 अनुपात 13×39, और इसी को एक कंटेनर में उड़ेल दिया जाता है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 25 और 21 यानी कि 46, और अनुपात हो जाएगा 35 और 39 74। कंटेनर में स्प्रिट और वाटर का रेशियो जो आ जाएगा हमारा वो 46:74 आ जाएगा। ठीक है, इसी को और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 23×2 = 46 और ये हो जाएगा 37×2 = 74।
यानी कि हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा ए, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास कुल n गाय हैं जिन्हें वह अपने 4 पुत्रों में इस तरह विभाजित करता है कि पहला पुत्र को कुल गायों का आधा हिस्सा मिलता है और दूसरे पुत्र को कुल गायों का चौथाई भाग यानी कि 1/4 भाग मिलता है और तीसरे पुत्र को कुल गायों का 5वां भाग मिलता है। यदि चौथे पुत्र को 7 गाय मिली है तो n का मान कितना होगा। यहाँ से मान लेते हैं कि n बराबर में 100 गाय है। तो पहला पुत्र को कितना मिला है, पहला पुत्र को मिला है कुल गायों का आधा हिस्सा यानी कि 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 मिला है। फिर बोल रहा है कि दूसरे पुत्र को यानी कि दूसरे पुत्र को कितना मिला है, दूसरे पुत्र को मिला है कुल गायों का 1/4 यानी कि कुल गायों का 1/4 कितना हो जाएगा, 100 का 1/4 हो जाएगा 25 यानी कि दूसरे पुत्र को मिला है 25 गाय। और तीसरे पुत्र को कितना मिला है, तीसरे पुत्र को मिला है कुल गायों का 5वां भाग यानी कि 100 का 5वां भाग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और चौथे पुत्र को इसमें मिला है प्रश्न के अनुसार 7 गाय और हमारे अनुसार कितना मिल जाएगा, हमारे अनुसार मिल जाएगा 50 और 25 75 और 20 95 यानी कि हमारे अनुसार तीनों पुत्र को कितना मिला है, यह मिला है टोटल 50 20 75 और 20 95 यानी कि तीनों पुत्रों को जो मिला है वो 95 गाय मिला है। तो शेष अब कितना मिलेगा, शेष गाय किसको मिलेगा, चौथे पुत्र को मिलेगा क्योंकि चौथे पुत्र का हमारा अनुसार कितना मिल जाएगा, चौथे पुत्र को हमारे अनुसार मिल जाएगा 95 और 5 100 यानी कि हमारे अनुसार मिलेगा चौथे पुत्र को 5 और प्रश्न के अनुसार दिया है 7। यहाँ से 1 बराबर निकाल लेंगे, 1 बराबर में हो जाएगा 7/5। तब बोला है कि n का मान कितना होगा, यानी कि n का कितना मान है, 100 मान है। यहाँ से 100 बराबर निकाल लेंगे, 100 बराबर में हो जाएगा 7/5 गुने में 100 तो ये कर जाएगा 20 5 100 यानी कि टोटल गाय थी जो 140 थी, इनकी n का मान जो आ गया वह 140 आ गया, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक टीवी का अंकित मूल्य जो है वह 32,500 रुपया है। एक ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद भी उस दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि वह टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है एमपी दिया है यानी कि मार्केट प्राइस दिया है 32,500 दिया है और डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 20% और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, प्रॉफिट परसेंट बराबर में दिया है 30% और एसपी कितना दिया है, एसपी दिया है इसका यदि वह टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे यानी कि एसपी इसका दिया है 32,500। दोस्तों यहाँ से सीपी निकाल लेंगे यानी कि एमपी गुने में 100 माइनस डिस्काउंट और बट्टे में 100 बराबर में होता है सीपी इंटू प्रॉफिट कितना है 30% यानी कि 130 बट्टे में 100 तो एमपी कितना है 32,500 है। यहाँ से हो जाएगा 32,500 और गुने में हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80 और बट्टे में हो जाएगा 100 और बराबर में हो जाएगा सीपी इंटू में 130 बट्टे में 100। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट यानी कि ये कट जाएगा 13 दूनी 26 और 13 5 65 यानी कि ये जो कट जाएगा ये 2500 बार में कट जाएगा यानी कि सीपी बराबर यहाँ से हमारा कितना आ गया, सीपी बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 2500 इंटू में 8 यानी कि सीपी बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा 25 8 200 और 2 पर डबल 0। ठीक है, यानी कि सीपी हमारा आ गया 20,000 और एसपी कितना है वह 32,500 है यानी कि इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसका प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा 32,500 और माइनस का 20,000 यानी कि इसका जो प्रॉफिट हो रहा है यह हो रहा है 12,500। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट बराबर में हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि 125 और डबल 0 और बट्टे में किससे हो रहा है इनकी 20,000 से हो रहा है किराए मूल्य और गुने में हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट
और ये 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कैंसिल आउट। इनके प्रॉफिट परसेंट यहाँ से हमारा आ जाएगा 125/2 यानी कि 12.5%। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में प्रति 7 सहित 1/2 मिनट में 1 किलोमीटर की दर से चलती है और धारा के प्रतिकूल प्रति 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों यहाँ से दिया है एक नाव धारा की दिशा में, तो जब नाव धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। मान लेते हैं कि नाव की चाल जो है वह x है और धारा की चाल जो है वह y है। तो धारा की दिशा में बोल रहा है, यानी कि इन दोनों का चाल जुड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में d/t, यानी कि कितना है 1 किलोमीटर है, यानी कि इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर और बटा में टाइम कितना है 7.5 मिनट, यानी कि अगर 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड तो 7 मिनट में कितना हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा 7×6 42, यानी कि 420 सेकेंड और प्लस में हो जाएगा ये 30 सेकेंड और, क्योंकि 7 मिनट है। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 1000 और बटे में हो जाएगा 450। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे और ये 9×5 45 और यह 20×5 100, यानी कि x प्लस वाई का जो मान आ गया वो 20/9 मीटर प्रति सेकंड में आ गया, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 5 चौके 20, यानी कि x प्लस वाई का मान जो आ गया वो हमारा आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे बोल रहा है प्रश्न में कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि धारा के प्रतिकूल जब चलेगा तो इन दोनों का स्पीड जो हो जाएगा वो घट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई का मान दिया है प्रति 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, यानी कि d/t, यानी कि 5/1, यानी कि x माइनस वाई का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से हम कितना निकाले हैं x प्लस वाई बराबर निकाले हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से पूछा है नाव की गति, यानी कि x गति निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा x और x 2x बराबर में हो जाएगा 8×5 13, यानी कि x बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 13/2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 6 सहित 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान पर पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर से बाइक चलाकर जाए तो वह 2 घंटे 40 मिनट में यह दूरी तय कर लेता है। यदि वह दोनों ओर से पैदल चलकर आ जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि उसको पैदल जाने में लगा समय जो है वह x है और बाइक से जाने पर उसका लगा समय जो है वह y है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है पैदल जाने और बाइक से वापस आने में, यानी कि x प्लस वाई का मान दिया है 6 घंटा 15 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से x प्लस वाई का मान लिख देंगे, पूरे मिनट में बदल लेंगे, यानी कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 360 मिनट और प्लस का है और 15 मिनट, यानी कि x प्लस वाई का मान जो आ गया यहाँ से हमारा वो 375 मिनट आ गया। और आगे बोल रहा है कि दोनों ओर से बाइक चलाकर जाने पर, यानी कि 2y का मान दिया है 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि इसको भी अगर मिनट में बदलेंगे ये हो जाएगा 2y बराबर में 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट और प्लस का 40 मिनट और है, यानी कि 2y बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 160 मिनट। ठीक है, यहाँ से 2y दिया है और यहाँ से x प्लस वाई है, तो इसमें दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 × x प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा 2 × 375, यहाँ से हमारा हो जाएगा
2x प्लस 2y बराबर में 2 गुने 375, इनकी 75 दूनी 150, यहाँ से 50 हो जाएगा, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 750 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2y का मान दिया है 160 मिनट, यहाँ से 2x बराबर में हो जाएगा 750 मिनट और माइनस का हो जाएगा 160 मिनट। और यही पूछा है कि दोनों ओर से पैदल चलकर, यानी कि 2x बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 750 में से अगर 160 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा, यानी कि 9, और ये 6 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 5, कि 590 मिनट। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर में 590 मिनट, यानी कि 6 9 54, यानी कि 9 घंटा 40 मिनट। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो दोनों ओर से पैदल चलकर आ जाए तो उसे 9 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ये दोस्तों अप्रोक्स में वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 घंटा 40 मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाना है यदि ब्याज की दर जो है वो 16% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष है और प्रत्येक किस्त 3364 रुपये का है, तो रुपए में ऋण की राशि क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है रेट, दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर में दिया है 16%, तो इसको प्रतिशत से मुक्त करेंगे, ये हो जाएगा 16/100, यानी कि 4 चौक के 16 और ये 25 चौक के 100। तो दोस्तों यहाँ से मान लेंगे ये मूलधन हो गया और ये ब्याज का अनुपात। मूलधन कितना है, नीचे वाला वैल्यू होता है मूलधन, यानी कि मान लेते हैं मूलधन 25 है और इस पर ब्याज कितना है, यह है 25 और 4 29 है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए पूछा है, 2 वर्ष के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और अनुपात का हो जाएगा ये 29 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, जिसमें कि बोला है प्रत्येक वार्षिक किस्त जो है वो 3364 रुपया है और 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं। तो एक तो किस्त आ गया हमारा 841 और एक दूसरा है 29, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए ऊपर में 29 से गुना करना पड़ेगा, तो अगर जब 29 में गुना करेंगे ये दोनों तरफ 29 ले गुना हो जाएगा, यानी कि 25 से भी 29 से गुना हो जाएगा। तो ये गुना और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 गुने 25 बराबर में यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 725 और ये हो जाएगा 841, और प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी है, 3364 रुपया है, और हमारा आंसर कितना है, प्रत्येक वार्षिक किस्त 841 रुपया है, यानी कि 841 बराबर में दिया है 3364, यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 3364 और बट्टे में 841। तो दोस्तों ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 1 बराबर में आ गया हमारा 4। तो बोला है कि ऋण की राशि कितनी है, तो ऋण की राशि कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी ऋण की राशि 725 और प्लस का 625, यानी कि 1350 हो जाएगा टोटल ऋण की राशि। यहाँ से 1350 कर देंगे, 1350 बराबर में हो जाएगा 4 गुने में 1350, यहाँ से ऋण की राशि कितना हो जाएगा, 0 5 के 20 2 और 3 के 52 और 2 54, यानी कि ऋण की राशि जो है उसका वो 5400 रुपया है, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 मिनट एवं 24 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइपों को एक ही समय खोला जाता है। पहली पाइप को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज जो है वो 9 मिनट के बाद पूरी तरह से भर जाए। यहाँ से दिया है ए और बी का समय, यानी कि ए जो है वो 10 मिनट में भरता है और बी 24 मिनट में भरता है। इसके टोटल कार्ज निकाल लेंगे, इसका टोटल कार्ज हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, क्योंकि टोटल कार्ज आ गया 120, जिसमें कि ए की क्षमता आ जाएगा 12 और बी की क्षमता आ जाएगा 5, जिसमें कि बोला है कि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाता है।
और पहली पाइप को बंद कर दिया जाता है, यानी कि पहली पाइप जो है वो बीच में बंद हो जाता है, लेकिन दूसरी पाइप जो है वो शुरू से लेकर अंत तक चालू रहता है। और बोला कि हौज 9 मिनट तक के बाद पूरी भर जाएगा, यानी कि दूसरा पाइप जो है वो 9 मिनट तक कार्य करता है। तो 1 मिनट में दूसरा पाइप कितना कार्य कर रहा है, 5 यूनिट। तो 9 मिनट में कितना करेगा, ये करेगा 9 गुने में 5, यानी कि दूसरा पाइप जो है वो 45 यूनिट कार्य करेगा टोटल। 120 में से 45 घटा देंगे, यहाँ से हो जाएगा 120 माइनस का 45, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और 5 50 और ये 70, यानी कि शेष अभी कार्य बच गया है 75। और ये 75 कौन करेगा, ये करेगा ए, क्योंकि ए बीच में छोड़ दिया है। ए जो है 12 यूनिट जो काम करता है वो एक दिन में करता है। तो 1 यूनिट कितना दिन में करेगा, ये करेगा 1/12 दिन में। तो 75 यूनिट कार्य करता है, क्योंकि 75 यूनिट कितना दिन में करेगा, ये करेगा 1/12 गुना का 75, ये कट जाएगा 25 × 75 और यह 3 चौके 12, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 25/4, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 6 सहित 1/4 मिनट आ गया। इसको हम सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि 6 प्लस का हो जाएगा 1/4 गुने में 60, तो ये कट जाएगा 15 बार में। यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 मिनट 15 सेकेंड, यानी कि ए को जो 6 मिनट 15 सेकेंड के बाद बंद कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल समीकरण 3x² - 7x + 8 बराबर में 0 के मूलों के व्युत्क्रम है। यहाँ से द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² + bx और प्लस c बराबर में 0 होता है। इसका अगर व्युत्क्रम निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा cx² प्लस का bx और प्लस का a बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ से समीकरण में कितना है, यह है 3x² माइनस का 7x और प्लस का 8 बराबर में 0 है, यानी कि a का मान कितना है, a का मान है 3 और b का मान है माइनस का 7 और c का मान है 8। यहाँ से इसको भर देंगे इसके व्युत्क्रम में, cx², c के कितना है 8 है, यहाँ से हो जाएगा 8x² और प्लस का हो जाएगा bx, यानी कि b का कितना है माइनस का 7 इंटू में x और प्लस का a कितना है 3 है, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8x² माइनस 7x और प्लस का 3 बराबर में 0, यानी कि 3x² माइनस 7x प्लस 8 के व्युत्क्रम जो आ गया वो हमारा आ गया 8x² माइनस 7x प्लस 3 हो गया, इसलिए ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनंत ज्यामितीय श्रृंखला 10 + 8 + 6 सहित 2/5 ऐसी करते करते इनका योग क्या होगा। तो दोस्तों ये नहीं लगता है कि ये जो है यह जीपी में है। तो जीपी का पहला पद कितना है, जीपी का पहला पद है 10, तो इसको आर कैसे निकालेंगे, आर बराबर में होता है दूसरा पद बटा में होता है पहला पद। दूसरा पद कितना है 8 है और बटे में होता है और पहला पद 10, यानी कि ये हो जाएगा 4/5, इनका योग हो जाएगा, इनकी जीपी का योग बराबर में होता है a बटा में 1 - r। इनकी a का मान कितना है 10 है और बटे में हो जाएगा 1 - r के जगह पर 4/5, इसका मान हो जाएगा 10 बटा में 5 - 4/5, यानी कि 10 बटा में 1/5, यानी कि यहाँ से हमारा जो कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 10 × 5 = 50, 10 + 8 + 6 सहित 2/5 प्लस ऐसी करते करते अनंत का योग जो आ जाएगा वो हमारा 50 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है tan 10 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 80 डिग्री और बटे में है sin² 69 डिग्री, प्लस का है sin² 21 डिग्री और प्लस का है cos² 51 डिग्री और प्लस का है cos² 39 डिग्री। इनका मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है
tan 10 डिग्री, इंटू में है tan 25 डिग्री, इंटू में है tan 45 डिग्री, और इंटू में है tan 65 डिग्री, और इंटू में है tan 80 डिग्री, और बटे में है साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस का है साइन स्क्वायर 21 डिग्री, और प्लस का है कॉस स्क्वायर 51 डिग्री, और प्लस का है कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ से दिया है tan 10 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा यानी कि कॉट थीटा, यानी कि कॉट की जगह पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉट का 80 डिग्री, यानी कि ऊपर का हो जाएगा कॉट 80 डिग्री, और फिर वैसे हो जाएगा, और आगे है tan 25 डिग्री, तो इसको हम कॉट 65 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि इंटू का कॉट 65 डिग्री, इंटू का tan 45 डिग्री, इंटू का tan 65 डिग्री, और इंटू का tan 80 डिग्री, और बटे में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 69 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 21 डिग्री, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 69 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 69 डिग्री, क्योंकि 90 में से 21 जाएगा तो 69 हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान हो जाएगा कॉस 69 डिग्री। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर 51 डिग्री, और प्लस का हो जाएगा वैसे ही साइन स्क्वायर 51 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर में होता है 1 में tan थीटा। ठीक है, और यहाँ से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, यहाँ से कॉट 80 डिग्री और tan 80 डिग्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कॉट 65 डिग्री और ये tan 65 डिग्री ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका भी 1 हो जाएगा। और यहाँ tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से हमारा टोटल आ जाएगा 1/1 प्लस 1, यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि tan 10 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 80 डिग्री, और बट्टा में साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 21 डिग्री, और प्लस का कॉस स्क्वायर 51 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 39 डिग्री का मान आ जाएगा हमारा 1/2। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक टावर से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। उस प्रेक्षक के आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वह 30 डिग्री है, तो उस टावर की ऊंचाई लगभग में कितनी है। मान लेते हैं कि ए बी हमारा प्रेक्षक हो गया, ये ए और बी है, और सी डी हमारा टावर हो गया, जो कि टावर से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है प्रेक्षक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 45 मीटर। यहाँ से भी यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 मीटर, और प्रेक्षक की लंबाई कितना है 1.5 मीटर, यानी कि इसका लंबाई जो है वो 1.5 मीटर है, और प्रेक्षक के आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये जो कोण दिया है ये दिया है 30 डिग्री। इसको मान लेते कि ये ई है। ठीक है, चलेंगे त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में चलने पर tan 30 डिग्री बराबर में इनके लंब बटे में आधार डी ई बटे में ए ई। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3, और बराबर में हो जाएगा डी ई, और बटे में हो जाएगा ए ई 45। ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 डी ई बराबर में 45। डी ई बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 45 बटा में √3, ऊपर नीचे √3 से गुना करने पर ये हमारा आ जाएगा 45√3, और बटे में हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 15√3,
यहाँ से मान आया गया हमारा 15√3 और यहाँ से कितना है, यह है 1.5 मीटर। तो बोला है कि उस टावर की ऊंचाई कितनी है, तो टावर की ऊंचाई कितना आ जाएगा हमारा, ये टोटल हो जाएगा, क्योंकि टावर की ऊंचाई बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा CE प्लस में ED, यानी कि CE कितना है, CE है 1.5 मीटर और प्लस का D कितना है, यह 15√3 मीटर। तो रूटीन का मान कितना होता है, यहाँ से हो जाएगा 1.5 प्लस का 15 इंटू रूटीन का मान होता है 1.732 होता है। यहाँ से हमारा आ जाएगा 1.5 और प्लस का हो जाएगा 15 गुने 1.732, इसका मान आ जाएगा 25.98। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 27.48, यानी कि लगभग का हमारा मान आ जाएगा 27.5। इसलिए ऑप्शन बी का हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो क्लास का हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जितने भी प्रश्न आगे के शेष रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।